अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अमाद और आज हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास नंबर 6 जिसमें हम देखेंगे कुछ स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और प्रेजेंट सिंपल के साथ यूज़ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्ट्रक्चर्स होते कौन कौन से हैं, मतलब अभी हम कौन कौन से स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं आज की क्लास में। हम 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स देखेंगे। सबसे पहले गेट स्ट्रक्चर। अब गेट का मतलब मज़ीद भी मीनिंग्स होती हैं, लेकिन वो जो है वो एज अ वर्ब मीनिंग होती है, लेकिन हम गेट एज ए स्ट्रक्चर देखेंगे। इस तरह कीप ऑन देखेंगे, इसी तरह नो हाउ टू का स्ट्रक्चर देखेंगे और इसी तरह हैज़ हैव का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, ये 4 स्ट्रक्चर्स अभी हम देखेंगे अपनी क्लास में आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गेट। हम गेट को कहाँ पर यूज़ करते हैं। अगर मैं गेट की डेफिनेशन की बात करूँ तो या तो आप ये कह लें कि व्हेन वी डोंट हैव एनी एक्शन वर्ब वी यूज़ गेट। यानी कभी हमारे सेंटेंस में कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें काम भी हो रहा हो और एक्शन वर्ब मेंशन भी ना हो। यानी कोई काम हो रहा हो और एक्शन वर्ब मेंशन ना हो, यानी कोई ऐसा काम हो जिसमें, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी काम हो क्या कहलाता है, एक्शन कहलाता है। ठीक है, लेकिन अब किसी कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें काम भी हो रहा है और एक्शन वर्ब हमारे पास मौजूद भी नहीं है, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, गेट। अब जैसे कि मैं कहता हूँ कि वो मोटा हो जाता है। ठीक है, अब वो मोटा हो जाता है यानी मोटे होने में उसके क्या होता है, काम होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई एक्शन वर्ब मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गेट लगाएंगे। इसी तरह अंडे टूट जाते हैं। अब अंडे टूट रहे हैं यानी इसमें एक्शन हो रहा है ना। अब अंडे जो है वो टूट रहे हैं यानी पहले सही थे और अब टूट रहे हैं। तो जब अंडे टूट जाते हैं तो अंडे के टूटने में एक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक्शन वर्ब मौजूद नहीं है, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, गेट यूज़ करेंगे। इसी तरह चाय ठंडी हो जाती है। अब चाय ठंडी हो रही है तो उसमें एक्शन हो रहा है लेकिन एक्शन वर्ब मौजूद नहीं है, तो हम वहाँ क्या करेंगे, गेट यूज़ करेंगे। तो इसी तरह जितने भी सेंटेंसेस हैं जिसमें एक्शन हो रहा हो पर एक्शन वर्ब मौजूद ना हो, वहाँ पर हम गेट एज एक्शन वर्ब यूज़ करते हैं। या फिर वी यूज़ गेट फॉर चेंजिंग सिचुएशन। जब हम चेंजिंग सिचुएशन की बात करते हैं तब हम एक्शन वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा चाय ठंडी हो जाती है। अब चाय ठंडी हो जाती है यानी चाय पहले गर्म थी होती है, उसके बाद क्या होती है, ठंडी हो जाती है, यानी इसमें क्या आती है, चेंजिंग आती है। तो जब चेंजिंग सिचुएशन की बात करेंगे तब भी हम गेट को यूज़ करेंगे। क्लियर के बाद एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस गेट, उसके बाद एस फिर प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। अच्छा, यहाँ पर एक बात समझने की है कि जो चीज़ हम रिपीटेड एक्शन में देखते हुए आए हैं वही उसी के हिसाब से फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। यानी पहले सब्जेक्ट फिर गेट एस। यानी हमारे अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही शीट या कोई एक नाम होगा यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो गेट्स होगा वरना गेट होगा। इस तरह नेगेटिव में डू डज जहाँ पर हम रिपीटेड एक्शन के हिसाब से लगाते थे वैसे ही लगाएंगे। पुरानी क्लासेस में मैंने बताया, अगर आपने नहीं देखी तो आप पहले पुरानी क्लासेस देखें, वरना फिर आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अच्छा, नीचे मैंने एक चीज़ लिखी है, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट थिंग वाली क्लास में यानी थर्ड क्लास में बताया था कि हमारे पास कुछ एडजेक्टिव और नाउन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी कि भाई हमारे पास फर्स्ट फॉर्म 3 फॉर्म होते हैं वर्ब के और एक्स वाई जी, ये सारी चीज़ें बताई थी। तो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बतानी है, वो ये बतानी है कि किसी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव भी कहलाता है। यानी कि कोई एक वर्ब है जैसे ब्रेक। ठीक है, ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना। अब ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोकन। अब ब्रोकन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है और ब्रोकन जो है एज एडजेक्टिव भी समझा जाता है। क्लियर होगी बात। यानी किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव होती है और किसी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी उसकी फोर्थ फॉर्म जैसे ब्रेकिंग, यानी किसी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन भी कहलाती है। नहीं समझ में आया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी वर्ब है जैसे गो है, ठीक है, जी ओ गो। अब गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। यानी गॉन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है लेकिन गॉन जो है वो एज अ एडजेक्टिव भी यूज़ हो सकता है। इसी तरह किसी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जैसे गो है तो आईएनजी लगा दे, गोइंग। अब गोइंग ये तो हमारे पास वर्ब की आईएनजी फॉर्म है यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, लेकिन हम अगर ये इसको एज अ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। यानी किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव भी कहलाती है और किसी भी वर्ब की फॉर्म आईएनजी फॉर्म नाउन भी कहलाती है। क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं, हम फॉर्मूले के हिसाब से इसको लगाकर देखते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ, उर्दू मैंने यहाँ लिखी नहीं है, मैं आपको उर्दू खुद से बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अगर अपने नोट्स लिख रहे हैं आप तो आप सिंपल अपने हिसाब से लिख ले। यानी अगर मैं उर्दू कहता हूँ कि वो पागल हो जाती है, ठीक है, अब उसके पागल होने में एक्शन तो हो रहा है लेकिन एक्शन वर्ब मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गेट यूज़ करेंगे। यानी वो पागल हो जाती है, कौन पागल होता है, वो शी, उसके बाद गेट
अब गेट के साथ हमने क्या लगाया, एस। क्यों? क्योंकि ही शी इट नेम के साथ क्या लगता है, एस लगता है, यानी शी गेट्स, उसके बाद मैट। ज़रा नेगेटिव में यहाँ पर शी डज नॉट गेट मैट, ज़रा डज शी गेट मैट। अब डज कैसे आया, डू कैसे आया, ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लासों में देखते हुए आ रहे हैं, तो अगर आप पिछली क्लासेस देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ चाय ठंडी हो जाती है, यानी टी गेट्स कोल्ड। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ मैं मोटा हो जाता हूँ, तो अब मैं मोटा हो जाता हूँ, इसमें भी चेंजिंग हो रही है, लेकिन कोई एक्शन वर्ब मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर भी गेट यूज़ होगा। आई गेट, मोटे को फैट बोलते हैं, फैट, आई गेट फैट। इसी तरह मैं कहता हूँ अली नहीं थकता है, या अली जो है वो नहीं थक जाता है, तो यहाँ अली डज नॉट गेट टायर्ड। इसी तरह अबीरा जो है वो उदास हो जाती है, ठीक है। बाज़ औक़ात तो यहाँ मैंने लिखा, खैर ऐसे ही रखते हैं कि अबीरा जो है वो उदास हो जाती है। अब अबीरा के पहले उसका मूड सही होता है, उसके बाद क्या होता है, उसका मूड ख़राब हो जाता है, यानी वो उदास हो जाती है, तो उसमें चेंजिंग आती है। क्या लगा दिया, अबीरा गेट्स अपसेट। क्लियर। इसी तरह कुर्सी टूट जाती है, तो चेयर गेट्स ब्रोकन। तो इस तरह से आप जितने भी जुमले बनते हैं जिसमें कोई चेंजिंग आती हो, या कोई ऐसा काम हो रहा हो जिसमें कोई एक्शन वर्ब मौजूद ना हो, तो वहाँ पर हम गेट को यूज़ कर सकते हैं रिपीटेड एक्शन के तर्ज पे, जो कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है। क्लियर। अच्छा, आगे चलते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मौजूद है कीप ऑन का। अच्छा, कीप ऑन जो है, अगर यहाँ पर मैंने एक नोट लिख दिया है सिंपल, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिपीटेड एक्शन। यानी जिस तरह हम रिपीटेड एक्शन यूज़ करते हैं ना, कीप ऑन भी उसी तरह से यूज़ होता है, ठीक है। कीप ऑन की एक मीनिंग होती है, उसका मतलब होता है करते रहना, ठीक है। हम कीप भी लगा सकते हैं और कीप ऑन भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसकी मीनिंग होती है करते रहना, ठीक है। यानी अगर मैं कहता हूँ कि भाई आगे एग्जांपल मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन। अच्छा, कीप के साथ एस लगेगा, कब लगेगा, जब हमारे पास सब्जेक्ट ही शी इट एंड नेम होगा, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ हो रही है, आईएनजी फॉर्म यूज़ हो रही है। ये बात आपको याद रखना है कि कीप ऑन के बाद या कीप्स ऑन के बाद आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है, उसके बाद ईटीसी। नेगेटिव में डज नॉट आ जाएगा, लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही यूज़ होगी। और इसी तरह डज नॉट या डू नॉट आ जाएगा, लेकिन वर्ब की एनजी फॉर्म यूज होगी, और इंटरोगेटिव में भी सिंपल उसी तरह से होगा। यहाँ पर मैंने नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं लिखा, क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रेजेंट सिंपल में हर चीज़ का नेगेटिव इंटरोगेटिव बताया है, तो आप लोगों को वहाँ से समझ में आ गया है कि नेगेटिव किस तरह बनता है, इंटरोगेटिव किस तरह से बनता है, ठीक है। अब कीप ऑन की मीनिंग मैंने बता दी, एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि भाई वो इंग्लिश बोलती रहती है, तो अब जैसे कि एक जुमला है ना, वो इंग्लिश बोलती है, तो क्या बनेगा, ये प्रोडक्शन का जुमला है, शी स्पीक्स इंग्लिश। लेकिन अगर मैं कहता हूँ वो इंग्लिश बोलती रहती है, यानी कोई काम बार बार पे बार बार हो रहा है, ठीक है, यानी करते रहना। एग्जाम्पल में जो उर्दू मैंने लिखी है करते रहना, उसी हिसाब से सारे जुमले बनेंगे इसके। यानी वो इंग्लिश बोलती रहती है, शी कीप्स ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। ज़रा नेगेटिव, शी डज नॉट कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। और इंटरोगेटिव, डज शी कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। वो इंग्लिश बोलती रहती है, वो इंग्लिश नहीं बोलती रहती है, क्या वो इंग्लिश बोलती रहती है। क्लियर। मज़ीद एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि भाई वो क्रिकेट खेलता रहता है, जैसे हम बोलते हैं ना, भाई मेरा भाई क्रिकेट खेलता रहता है, तो इस तरह के सेंटेंसेस, यानी कोई काम जो बंदा करता रहता है, उसके लिए हम कीप ऑन यूज़ करते हैं। आप सिर्फ कीप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ऑन को लगाना लाजमी नहीं है। ही कीप्स प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह वो बच्चों को, हम बच्चों को नहीं मारते रहते हैं, वी डू नॉट कीप ऑन बीटिंग चिल्ड्रन। इस तरह काशिफ झूठ बोलता रहता है, तो काशिफ कीप्स ऑन टेलिंग अ लाई, या काशिफ कीप्स टेलिंग अ लाई, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह तुम आते रहते हो, यू कीप ऑन कमिंग भी कर सकते हैं, यू कीप कमिंग भी कर सकते हैं। इसी तरह वो खाना पकाती रहती है, शी कीप्स कुकिंग फूड। इस तरह के कोई भी ऐसे जुमले हैं जिसके आखिर में या करते रहना वगैरह आ रहा हो, इस टाइप के जुमले आ रहे हो, उनको हम कीप ऑन से बनाते हैं। क्लियर। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। जितनी ज़्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर होंगी। आगे चलते हैं। एक और एक स्ट्रक्चर हमारे पास है नो हाउ टू। अब नो हाउ टू को हम कहाँ यूज़ करते हैं, नो हाउ टू का हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर बात होती है हमें कोई चीज़ आने की, यानी कोई चीज़ हम जानते हैं करना, या कोई चीज़ हमें आता है करना, यानी कोई चीज़ हमें पता है कि भाई ये काम कैसा होता है, या हमें कोई चीज़ आती है, कोई भी काम आता है, तो उसके लिए हम नो हाउ टू को यूज़ करते हैं। अच्छा, इसको बनाने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट प्लस नो हाउ टू, नो के साथ एस लग जाएगा जब हमारा सब्जेक्ट ही शी इट एंड नेम होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटरोगेटिव जिस तरह हम रिपीटेड एक्शन में डू डस करके बनाते हैं वैसे ही बनेगा। अच्छा, नो हाउ टू कहाँ लगेगा, जहाँ पर हम बात करेंगे कि कोई काम हमें आता है या किसी और को भी आता है, या कोई किसी काम को हमारे के अंदर करने की सलाहियत है, तो वहाँ पर नो हाउ टू लगाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना, हाँ मुझे इंग्लिश बोलनी आती है,
अब यहाँ पर हम किस तरह सेंटेंस बनाएंगे, मुझे इंग्लिश बोलना आता है या मुझे इंग्लिश बोलना आती है, सही है, तो किस तरह बनाएंगे, इंग्लिश कम्स टू मी, नहीं ना, यहाँ पर आना तो आ रहा है लेकिन आने के लिए यहाँ कम तो नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे इंग्लिश आती है इसका मतलब नहीं है कि इंग्लिश कम्स टू मी, नहीं, यहाँ पर यानी मैं इसकी उर्दू अगर मैं सही बोलूँ तो इसकी उर्दू सही होगी कि मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ। आई बात समझ में, मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ या मुझे इंग्लिश बोलना आता है। तो ऐसे जुमलों के लिए हम नो हाउ टू को यूज़ करते हैं, जैसे कि मुझे इंग्लिश बोलना आता है, तो आई इंग्लिश कम्स टू मी नहीं बल्कि आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इस तरह नेगेटिव में आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता है। इस तरह इंटरोगेटिव में डू आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश बोलना आता है। क्लियर। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि भाई एग्जाम्पल के तौर पर, मज़ीद एग्जाम्पल शायद मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, तो खैर मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऐसा जुमला बन रहा हो जिसमें आता है आ रहा हो, यानी कोई काम आपको आता है, तो आप उसके लिए नो हाउ टू के जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ भाई मुझे खाना बनाना आता है, आई नो हाउ टू कुक फूड, इसी तरह उसे बातें बनाना आता है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे जितने भी जुमले आप बना सकते हैं जिसमें आता है वगैरह आ रहा हो, यानी कोई काम जो हमें करना आता हो या किसी और को करना आता हो या करना जानते हो, यानी मुझे क्रिकेट खेलना आता है या उसे क्रिकेट खेलना आता है, ही नोज़ हाउ टू प्ले क्रिकेट, ही डजन नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, इस तरह के जितने भी जुमले होते हैं वो नो हाउ टू के ज़रिए हम बना सकते हैं। क्लियर। अच्छा, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आने वाला है। अच्छा, उसके बाद एक है स्ट्रक्चर है हमारे पास हैज़ हैव का। अब हैज़ हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होता है, वो यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन अभी हम वहाँ नहीं जा रहे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ हैज़ हैव एज अ स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर यूज टू टॉक अबाउट पोजेशंस, रिलेशनशिप्स, इलनेस, etc। अब ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है कि हैज़ हैव को हम यूज़ करते हैं जब हमें बात करनी हो किसी चीज़ की पोजेशंस की, मतलब मलकियत की, यानी कोई चीज़ किसी चीज़ की मलकियत ज़ाहिर करनी हो तब, किसी चीज़ से कोई रिश्ता ज़ाहिर करना हो तब, या कोई बीमारी ज़ाहिर करनी हो तब हम हैज़ हैव एज ए स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे होते हैं। क्लियर। अच्छा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, फिर नाउन या एडजेक्टिव। क्लियर। अब हैज़ कहाँ आएगा, ही शी इट या कोई एक नाम होगा तो हैज़, वरना हैव। क्लियर। यानी अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट या कोई एक नाम है यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम एज हैज़ को यूज़ करते हैं, वरना हम हैव को यूज़ करते हैं। क्लियर। और डू डज में आप लोगों को पता है किस तरह से यूज़ होता है, फिर यहाँ पर दोबारा से हैव हो जाएगा, लेकिन ठीक है। इसी तरह से एस फैलो इंटरोगेटिव भी बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ भाई उसके पास एक खूबसूरत गाड़ी है, यानी उस लड़की के पास या उसके पास एक खूबसूरत गाड़ी है, तो सब्जेक्ट आ गया शी हैज़ अ ब्यूटीफुल कार, यानी उसके पास एक खूबसूरत गाड़ी है। नेगेटिव में शी डज़ नॉट, उसके बाद हैज़ हैव में चेंज हो जाएगा, शी डज़ नॉट हैव अ ब्यूटीफुल कार डज शी हैव अ ब्यूटीफुल कार। इस तरह एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि भाई अली के पास अच्छी नौकरी है या अच्छी जॉब है, तो अली हैज़ अ गुड जॉब। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ भाई उसके पास कुत्ता नहीं है, तो ही डजन हैव अ डॉग। इसी तरह मेरे पास एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर। इस तरह मैं कहता हूँ कि भाई राम का जो है एक अपार्टमेंट है सिटी में, तो राम हैज़ एन अपार्टमेंट इन द सिटी। इसी तरह हमारे पास कुछ एक्सपेंसिव गाड़ियाँ हैं, यानी कुछ महंगी गाड़ियाँ हैं, तो वी हैव सम एक्सपेंसिव कार्स। यहाँ पर सब में क्या हो रहा है, रिलेशन ज़ाहिर हो रहा है। देखें यहाँ पर मलकियत ज़ाहिर हो रही है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिलेशन ज़ाहिर हो रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है, मलकियत ज़ाहिर हो रही है कि मलकियत नहीं है उसकी, यहाँ पर भी मलकियत ज़ाहिर हो रही है, यहाँ पर भी ज़ाहिर हो रही है। इस तरह यहाँ पर आई हैव अ बैड कोल्ड, यानी मुझे जो है वो बहुत ख़तरनाक जो है ठंड लगी हुई है या बहुत ठंड लगी हुई है, तो उसके लिए यहाँ पर ये इलनेस ज़ाहिर हो रही है, तब भी यहाँ पर क्या लग रहा है, आई हैव अ बैड कोल्ड। इसी तरह डू यू हैव हेडेक, यानी सर में दर्द है, ये भी इलनेस है, उसके लिए भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हैज़ हैव एज अ स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं। इसका इंटरोगेटिव है, क्या तुम्हारे सर में दर्द है, जैसे हम कहते हैं ना मेरे सर में दर्द है, आई हैव हेडेक। इसी तरह मुझे फ़ीवर है, आई हैव फ़ीवर, सही है। इसी तरह मुझे दर्द है, आई हैव पेन। इस तरह की जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उन सबको हम हैज़ हैव एज अ स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे होते हैं जब हम पोजीशन की, रिलेशनशिप की या इलनेस वगैरह की बात करें तब। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ये बेसिक स्ट्रक्चर्स। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख लें। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप जितने ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा जो है वो आपको सेंटेंसेस बनाने आएंगे, उतने ज़्यादा आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर मुझसे पूछ लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।